Hello everyone, welcome back to Devrari Pathshala. So guys, today topic of discussion is how to deal with part B questions in CSIR NET exam और how to make notes for part B. सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पार्ट बी के, कितना आपको टाइम देना चाहिए पार्ट बी को, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कितने आपको अटेंड करने चाहिए और साथ ही साथ कैसे आप जो है वो नोट्स बनाओगे पार्ट बी के। ठीक है, सो नोट्स कैसे बनाओगे, मैं कुछ अपने नोट्स भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी। सो आप भी उस चीज़ से सीख सकते हो। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो के एंड में कि सब क्वेश्चंस को दिखाऊंगी और आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेन वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि आप लोग कैसे डील कर सकते हो पार्ट सी के क्वेश्चंस के साथ। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस के बारे में बताया था, आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए। और आज मैं पार्ट बी का बताऊंगी। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ए का भी जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो ये था कुछ पैटर्न ऑफ एग्जाम। CSIR नेट का एग्जाम कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी। यहाँ पर जो हमें फोकस करना है आज की वीडियो में वो है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी पे हमें फोकस करना है जिसपे कि आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें से आपको अटेंड करने होते हैं 35 क्वेश्चंस, राइट। और जो कि टोटल होता है 70 मार्क्स का। ठीक है, सो ये पार्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है 70 मार्क्स का, तो ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट बी क्वेश्चंस, हाउ मच क्वेश्चंस नीड टू अटेंड। ठीक है, आप लोगों को कितना जो है एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो पार्ट बी का क्वेश्चंस जैसे आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को अटेंड जो करने होते हैं वो 35 करने होते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप ऑल द 35 अटेंड करो। ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको याद है तो ही आप ये पार्ट अटेंड कर सकते हो, यानी आप तभी आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप यहाँ पर तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, सो तुक्का मारने का अगर तुक्का मारोगे तो फिर नेगेटिव जाएगा और जिससे कि आपके ही मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। सो इस पार्ट पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि हमें ऑल द 35 क्वेश्चंस नहीं करना है। जैसे मैंने पार्ट सी की स्ट्रेटेजी बताई थी, पार्ट सी में आपको 25 अटेंड कर सकते हो आप 75 में से टोटल। ठीक है, और वो करना भी चाहिए। अगर आपको 25 आते हैं तो आप अटेंड कीजिए, दैट्स वेरी गुड, और वो आपको मतलब 100 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, लेकिन पार्ट सी में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पार्ट सी में आपको क्या करना है, 35 में से आप जो है 25 क्वेश्चंस भी अगर आप लोग अटेंड करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी टोटल अगर आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं तो 50 में से अगर आप 25 करते हो, लेकिन वो 25 ऐसे होने चाहिए जिसपे आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि आपका 100% सही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग 20 क्वेश्चन, माना आपको 25 नहीं आते हैं 100% श्योरिटी के साथ, आपको 20 क्वेश्चन आते हैं तो भी वेल एंड गुड। अगर आप, लेकिन आप 100% श्योर हो तो ही आप 20 क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन देकर जाएगा आपको 40 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट पार्ट में अगर आपका 80 मार्क्स भी आया हुआ है पार्ट सी में, और इसमें अगर आपको 40 भी मिल जाते हैं 20 अटेंड करने से, तो आपके टोटल जो हो जाएंगे वो 120 मार्क्स हो जाएंगे। और 120 मार्क्स जो है जो CSIR नेट का एग्जाम है JRF के लिए एकदम सेफ मार्क्स है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स भी आपके आते हैं तो आपका जो है JRF जो है वो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर हम 100% भी श्योर होंगे 20 क्वेश्चन पे, लेकिन घर आके हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक हो जाती है, यानी एक आध क्वेश्चन हमारा नेगेटिव चले जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि मिनिमम आप 20 से ज़्यादा और 25 तक आप अटेंड करें। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा आते हैं तो आप करो, वो तो बहुत अच्छी बात है। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 करो, लेकिन तुक्का मत मारिए, एकदम 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, इससे तुक्का मारने से क्या होगा, आपका नेगेटिव ये क्वेश्चंस तो जाएगा, साथ ही जो आपने सही भी किया है उससे भी मार्क डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो तुक्का मारने से सिर्फ क्या होगा, आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पार्ट बी में इतने जो है क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। यानी मिनिमम आप 20 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेंड करने चाहिए पार्ट बी में, और मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से कितने भी कर सकते हो, जितने आपको
100% श्योरिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और 25 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। ये आपको सेफ साइड की तरफ ले जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जब मैंने आप लोगों को पार्ट सी की स्ट्रेटेजी बताई थी, तो मैंने वहाँ पे आपको एक रियलिटी से अवगत कराया था कि मैंने 2 अटेम्प्ट्स जो है CSR के दिए थे, फैब और सितंबर वाला। तो उस टाइम पे जो है पार्ट सी जो है, क्योंकि पार्ट सी में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो CSR वालों ने क्या किया था, एक पूरे उसमें जो है वो एक पेज में जो है क्वेश्चंस नहीं था, यानी 4-4 5-5 पेजों में एक क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको वर्टिकली मूव भी करना पड़ रहा था, हॉरिजेंटली मूव भी करना पड़ रहा था क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों था। तो उसमें क्या हो रहा था, पार्ट सी में जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो आप वो टाइम जो आपका वहाँ लग रहा है पार्ट सी का क्वेश्चंस करते टाइम, वो आप यहाँ पर आपको कम लगाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है पार्ट सी के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। ये तो 100% गारंटी है, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चन क्या होंगे, पार्ट बी के क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, अगर पार्ट बी के हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तब भी आप लोगों को एक ही पेज में जो है क्वेश्चन मिल जाएगा और वहीं पर आप जो है वो आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पार्ट बी के क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। टाइम आपको इस पार्ट में ज़्यादा नहीं लगाना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ 30 मिनट्स लगाए थे पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 30 मिनट्स भी उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरा पार्ट सी ही मेरा 2 आवर्स ले चुका था, ठीक है। 2 आवर्स मेरा ऑलरेडी पार्ट सी की तरफ जा चुका था, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस थे। हमें एक लाइन भी हम पूरी, एक क्वेश्चन का एक लाइन जो होता है ना पूरा, वो भी हम पूरा ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। तो उस लाइन को पढ़ने के लिए भी हमें इधर को मूव करना पड़ रहा था, बार बार कर्सर घुमाना पड़ रहा था, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। आई होप कि इस बार जो है CSR वाले थोड़ा इस बात का ध्यान दें और जो है पार्ट सी ट्राई करें कि पार्ट सी के क्वेश्चंस जो है एक पेज में ही जो है वो दिखाएं, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और क्वेश्चंस को आंसर करने में भी आसानी हो, ठीक है। आप ऐसी प्रैक्टिस करें अपने कि आप 30 मिनट्स में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, मैक्सिमम नहीं तो 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप लोग ये पार्ट को ना दो। 40 मिनट्स भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये लेगा भी नहीं आपका ज़्यादा टाइम। अगर आपको आता है आप 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पार्ट बी का, ठीक है। लेकिन पार्ट सी में टाइम लगता है, आपको 2 से 3 मिनट लग जाता है एक क्वेश्चन को पढ़ने में, आंसर निकालने में, सोचने में, ठीक है। आपको इतना टाइम जो है वो लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पार्ट बी के क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं जैसे आपको बता रही हूँ एकदम ही डायरेक्ट होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें याद आप आज आप लोग पढ़ोगे कि कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, जैसे आप लोग लर्न कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में से कि साइक्लिन डी जो है वो G1 से S ट्रांजिशन में काम करता है, यानी G1 फेज में आप लोगों का काम करता है साइक्लिन डी, आप लोगों ने ये पढ़ा। और CD के 4 और 6 आपका काम करता है, ठीक है। आपने आज पढ़ा ये, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको एक हफ्ते बाद पूछूं और आपने उसके बाद बिल्कुल भी देखा ही नहीं, तो आप ये बात भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेमोरी बेस्ड है। आपको लर्न करना पड़ेगा रोज कि CD के 4 साइक्लिन डी, CD के 4 CD के 6 ये वर्क करता है G1 फेज में, ठीक है। तो यही तरीका है। जो पार्ट बी क्वेश्चन है ना, वो रोज रिवीजन मांगता है, ठीक है। ये कहता है कि हमें रोज रिवाइज करो, अगर रोज रिवाइज करेंगे तभी हमारे दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि एक चीज़ हमें रिवाइज नहीं करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको पता है कि कितना ज़्यादा यूज जो है हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो उसमें से जो है छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे पॉइंट आपको बनाने हैं, जिससे कि आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं कि जो आप हमेशा, मतलब चाहे जिस दिन आपका पढ़ाई करने का भी मन ना हो, उस दिन भी आप वो चीज़ रिवाइज करना ना भूलें, ठीक है। सुबह उठते ही जो है सबसे पहले आप वो रिवाइज करें, तब आप अपने जो है दूसरे काम करें, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट बी जो है वो रिवीजन मांगता है, बहुत ही तगड़ा वाला रिवीजन, ठीक है। इसीलिए इनको मेमोराइज करना, लर्निंग करना, और ये तभी याद रहेंगे जब आप रोज पढ़ोगे। अगर आपने 1 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, उसके बाद 1 महीना छोड़ दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। सब चीज़ आपको नया लगेगा। तो इसीलिए इस पार्ट के लिए जो है रिवीजन जो है रोज चाहिए, ठीक है। याद रखना है, लर्न करना है इस पार्ट के लिए, ठीक है। पार्ट सी जो होता है हमारा, वो जनरली क्या होता है, हमारे कंसेप्ट को चेक करता है, ठीक है, हमारे कंसेप्ट किस चीज़ से क्लियर है कि नहीं है। और कंसेप्ट बनते हैं पढ़ने से, ठीक है, डिटेलिंग में पढ़ने से। तो पार्ट सी डिटेलिंग मांगता है, डिटेल में पढ़ना मांगता है, और पार्ट बी मांगता है लर्निंग, रिवीजन जो है वो डेली जो है छोटे छोटे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब है पार्ट बी के क्वेश्चंस।
हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना है, तो देखो आप लोग 3 तरीके से नोट्स बना सकते हैं। सिर्फ पार्ट बी के लिए मैं बात करूंगी, नॉट अ पार्ट सी और पार्ट ए, ठीक है। सो 3 तरीके से आप बना सकते हो। पहला तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग अभी जब स्टार्टिंग में इंसान पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है, तो जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ी, यूनिट 2 पढ़ी, यूनिट 3 पढ़ी, ठीक है, इस तरीके से तो आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। तो उन नोट्स के साथ साथ में जैसे वो यूनिट आपकी ख़त्म होती है तो आप ये देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके छोटे छोटे पॉइंट्स, उस जो वो नोट बुक होगी आपकी, उसके एंड में आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लिया कि जैसे जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख लिए, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। एक तरीका ये है हर यूनिट के। दूसरा तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ तो लिया, आपने हो सकता है आपने हाफ सिलेबस पढ़ लिया हो, ठीक है, और आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अब बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा हो और आपको याद ही ना हो रहा हो वो क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो कि एक नोटबुक अलग से बना दो पार्ट बी के लिए, ठीक है। दूसरे तरीके में बता रही हूँ, पार्ट बी की हो वो नोटबुक, और उसमें हर सेक्शन से क्वेश्चन हो, ठीक है। यानी यूनिट 1 से भी हो सकता है, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि ये आ सकता है या ये फिर से पूछा जा सकता है, वो आप वहाँ पे नोट करते रहो, ठीक है। ये एक तरीका है कि आप सारे यूनिट्स की एक साथ ही पार्ट बी के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, और ये एक दिन में नहीं बनाना है, ये आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते बनाना है, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, और फिर आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपने लिख दिया, फिर अगले दिन फिर करा, तो ये हर दिन इसमें इस नोटबुक में जो है वो एडिशन होना चाहिए, ठीक है, हर दिन नए पॉइंट्स का, नए नोट्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है, ठीक है, थर्ड ये तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे अब हो सकता है कि CSR जो है नेक्स्ट मंथ में हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ में हो, आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस 1 मंथ में, रिवीजन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, न्यू तो टॉपिक पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने रिवीजन किया, फॉर एग्जांपल आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है, ये याद रहने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक नोटबुक बनाओ जिसमें लिखो ऊपर से फोटोसिंथेसिस, और जितने आपको याद है छोटे छोटे पॉइंट्स वो अपने मन से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो वो सब पोर्शन भी क्या आ जाएगा, पार्ट बी में आ जाएगा। जो जो आपने मेमोरी में लिखा है, अपनी मेमोरी में बनाया हुआ है, वो लिखते जाओ, ठीक है। और फिर देखो कि आप लोग कितने सही हो, कितने गलत हो, जहाँ पर आपको लगता है और एडिशन करना है पॉइंट, वहाँ पे भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपके नोट्स बनाने के, ठीक है। एक तो ये स्टार्टिंग स्टेज में है, ये मिडिल स्टेज में है, और ये लास्ट स्टेज में है, ठीक है। लेकिन आप जो ये तीनों स्टेज में मैंने नोट्स बनाना आपको बताया, इन तीनों में आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने आज लिखा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको डेली जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी ये 3 तरीके अपनाए थे। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करे थे तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दो, जब नोट्स बना रहे होते तब हम स्टार्टिंग में हम डिटेल में नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई पूरा कौन पढ़ेगा इसको, ठीक है, इतनी मोटी कॉपी को कौन पढ़ेगा, तो उसका शॉर्ट बना दिया, पॉइंट्स में बना दिया कि इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चंस में। आपको ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ अपने नोट्स भी दिखाऊंगी मैं कैसे नोट्स बनाती थी, ठीक है। मैंने ये तीनों तरीके अपनाए हैं, आप देख सकते हो। ये सबसे पहला ये वाला तरीका है, देखो यहाँ पर मैंने फोटोसिंथेसिस जब मैं पढ़ रही थी, ठीक है, तो मैंने खुद से पढ़ लिया था फोटोसिंथेसिस। देन मैंने ये एज अ रफ, आपको दिख रहा होगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है भी नहीं, सो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद है भी या नहीं है, तो मैंने खुद से लिख दिया। जैसे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। किस में जो है शुगर का प्रोडक्शन है, किस में ATP O2 NADPH प्रोडक्शन है, ठीक है। ये सब PS फर्स्ट का क्या काम है, PS सेकंड कहाँ काम करता है, ये सब मैंने जो है मेमोरी बेस्ड करके किया, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे ये भी ऐड करना चाहिए, ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही, वहाँ पर मैंने वापस से लिखा, और इस पेज को मैंने रोज़ रिवाइज़ किया, ठीक है, रोज़ उठते ही, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस उठना है और रिवाइज़ करना है, ठीक है। और जैसे मेरा कभी मन भी नहीं करता था पढ़ने का, उस दिन भी मैं इस पेज को रिवाइज़ करती थी, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से जो है वो नोट्स बनाना है, ठीक है, और ये काम आपको अभी से चालू करना है, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपको लग तो रहा होगा कि 2 महीने हैं, आराम से कर लेंगे ये हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ह्यूज है। यहाँ पर ये तो एक फोटोसिंथेसिस एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी प्लांट फिजियोलॉजी का। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी ऑलरेडी कितना बड़ा
बड़ा है और कितनी सारी यूनिट्स हमारी कितनी बड़ी बड़ी है, जिनमें कितना ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोगों को छोटे छोटे हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एक दिन में ही सब कुछ कर लोगे, आपको रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा एडिशन करना है, ठीक है। तो ये तो था कि मैंने जैसे टॉपिक मैंने लर्न किया, फिर मैंने खुद से लिखा और नोट्स बन गया, ठीक है। वापस से इसको रिवीजन कर लो, ठीक है। तो अब मुझे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका था वो ये था, ये एक मेरी अलग सी कॉपी थी, ठीक है। इस कॉपी का नाम ही सिर्फ पार्ट बी था, ठीक है। इस कॉपी का नाम पार्ट बी था और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। मुझे नहीं पता ये ट्रिप्सिन, बार बार ट्रिप्सिन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार ट्रिप्सिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे पर्टिकुलरली याद करना। तो ट्रिप्सिन का मैंने लिख दिया कि हाँ ये एन टर्मिनल पे काटता है और ये किस किस के बीच में काटता है, लाइसिन और आर्जिनिन के बीच में काटता है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही केम, ये एंजाइम काइनेटिक्स का लिख दिया, ठीक है। ये भी एंजाइम काइनेटिक्स, ये सब जो है यूनिट 1 से दिखेगा। इधर आपको दिख जाएगा यूनिट 3 से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा डाइवर्सिटी यूनिट से। तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, जरूरी नहीं मैंने डाइवर्सिटी यूनिट पढ़ी होगी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे लगा कि मुझे ये भी याद होना चाहिए, तो मैंने वो पॉइंट भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ डिजीज़ है, अल्टरनेरिया सोलेनी, जो कि किससे होता है, हमारा अर्ली ब्राइट होता है, और ये फंजाई का नाम है, और ये किस में होता है, पोटैटो में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद करा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये यूनिट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट बी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि मैं रोज़ रिवाइज करती थी। तो ये कॉपी मैं रिवाइज करना कभी नहीं भूली, ये मैंने स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर दिया था और ये एंड तक जो है पूरी मतलब फुल बन चुकी थी, और ये रोज़ मैं रिवाइज करती थी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। अभी तो हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो या पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत ही काम आई मेरे, ठीक है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं क्या करती थी, अगर जैसे मैं सुबह उठती थी, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे रोज़ ये कॉपी खोलने की ज़रूरत पड़ती थी। मैं सुबह उठती थी और जैसे मैं वॉक करने चली गई, क्योंकि सुबह सुबह वॉक करने से थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ के हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही बोर हो जाते हैं, दिमाग में बोझ बनने लग जाता है। तो मैं वॉक पर निकलती थी। वॉक में क्या करती थी मैं, इस कॉपी की कभी जैसे फ़ोटो ले ली मैंने, ठीक है, और मैं ना फ़ोन नहीं देखती थी, पहले मैं खुद से लर्न करना शुरू करती थी कि हाँ पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, हाँ ट्रिप्सिन ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, इस तरीके से। जहाँ पर मैं भूल जा रही थी कि अरे कि इसका काम क्या था, अल्टरनेरिया सोलेनी कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, अर्ली ब्राइट करता है या लेट ब्राइट करता है, तो वापस से कन्फ्यूज़न हो गया, वापस से कॉपी देख ली, नहीं ये क्या करता है, अर्ली ब्राइट करता है, तो ये याद रहेगा। तो ऐसे आप लोग भी अपनी लाइफ में जो है इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई को एज अ बोझ मत लो, मतलब एज अ इंटरटेन भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप फ्रीली होगे, जितना ज़्यादा आप कूल रहोगे, कूल और काम, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो ऐसे ये तरीका आप लोग अपना सकते हो, ठीक है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरा बहुत फ़ायदा हुआ इस तरीके से, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपनाएं। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पार्ट बी में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट बी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे और ना ही लेंदी होंगे। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज जो कि लेंदी हो सकता है, बट जनरली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका पहले एक पार्ट में जो है आपका आ जाएगा, मतलब एक पेज में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोग्रेशन अक्रॉस G1 to S बाउंड्री फॉलोड बाय एंट्री इनटू S फेज इज प्रमोटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो मुझे कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, 10 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड। ऑप्शन देखे और फटाफट, मुझे तो पता ही है CDK2 साइक्लिन ही काम करता है G1 to S ट्रांजिशन में, इसमें ज़्यादा सोचना ही क्या है, ठीक है। सीधा ये याद है, क्योंकि इतने अच्छे से रट रखा है, इतने अच्छे से हमने रोज़ रिवाइज कर रखा है कि हमारे दिमाग में छप चुका है CDK2 साइक्लिन ही, ठीक है। सो इसका आंसर डायरेक्टली हमें लिख दिया। तो कितना टाइम लगा, 30 सेकंड्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। हो सकता है कोई क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट भी लग जाए, लेकिन ट्राई करना कि पार्ट बी को 30 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम आप ना दें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पार्ट सी जो है बहुत टाइम लेने वाला है, ठीक है, मेन एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, सेल साइकिल सेल डिवीजन के प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे जो है वो
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कितना छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। किस फेज में हमें क्रोमोसोम क्लियरली सीन होता है? G0 फेज, G1 फेज, S फेज और M फेज। किस में होता है? ऑब्वियसली बात है M फेज में होता है। M फेज ही हमारा क्या है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, जहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, वहीं तो विजिबल होंगे क्रोमोसोम, ठीक है, प्रोफेज में, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर 4, ठीक है। एम फेज के प्रोफेज में हमें जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कैसे जो है वो आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग देखो, बिल्कुल 30 सेकंड भी नहीं लगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही आप लोग, आपका जितना रिवीजन होगा उतना ही फास्ट आप लोग जो है क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। अगर आपका रिवीजन बहुत कमजोर है, अब अगर आप सोचने लग गए कि कौन सा फेज था कौन सा फेज था, तो ऐसे करके तो आपका 1 मिनट 2 मिनट चला ही जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसीलिए जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने अच्छे से आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैम आप पार्ट बी के क्वेश्चंस लेकर आएँ, ठीक है, जहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रैटेजी की, हम नेक्स्ट 4 मंथ में कैसे जो है स्ट्रैटेजी जो बनाएं अपना CSIR नेट क्लियर करने की। तो वो स्टूडेंट ने पार्ट बी के क्वेश्चंस नोट्स इस तरीके से बताने की कोशिश करी, तो मैंने भी जो है वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करी। तो आई होप अब आप लोगों के माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आप भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो पढ़ने का हो, रिवीजन का हो, या कोई भी हो, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ मेरे गिवन ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।